हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक के साथ। ठीक है, इसको हम जनरली फूड पाइप भी बोलते हैं। और जो ईसोफेगस है इसकी शुरुआत होती है C6 वर्टिब्रे से। ठीक है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे के लेवल पर इसकी शुरुआत होती है और ये डायफ्राम को पियर्स करता है T10 के लेवल पे। ठीक है, तो जब ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट होना होता है तो उसे डायफ्राम के अंदर से होकर के जाना होता है और जो वो लेवल है वो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा का लेवल है। ठीक है, तो T10 के लेवल से शुरुआत होती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सर्वाइकल पार्ट आता है, थोरेसिक पार्ट आता है और एब्डोमिनल पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिफ्रेंसिएशन मिलेगा नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्टोलॉजिकली वही टिश्यूज़ रहने वाले हैं जैसा हम बाकी जगह पढ़ते हैं। 4 लेयर्स जो होती हैं, जिसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और सिरोसा और मस्कुलरिस लेयर होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सर्वाइकल पार्ट के अंदर रिलेशन है उसमें पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ट्रैकिया और ईसोफेगस जनरली एक ही पाथवे को फॉलो करते हैं, लेकिन ईसोफेगस वो थोड़ा पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है और ट्रैकिया एंटीरियरली सिचुएटेड होता है, थोड़ा आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमने एक सी सेक्शन लिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन एक हमने लिया हुआ है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ट्रैकिया जो है वो आगे की तरफ है और ये जो हमारा रीजन है ये ईसोफेगस का पार्ट है। ठीक इसके पीछे हमारे पास ये सर्वाइकल वर्टिब्री आ जाती हैं। जब आप दूसरी साइड देखेंगे, लेटरल पार्ट्स देखेंगे, तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड आपके पास है। ठीक है, और आगे की तरफ चलो ये प्री ट्रैकियल फेशिया आ जाते हैं और लेटरली और ज़्यादा लेटरली आपको जुगुलर वेन मिल जाती हैं, इंटरनल जुगुलर वेन मिल जाती हैं। तो यहीं साथ ही साथ आपको वेगस नर्व भी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये नेक रीजन है, नेक रीजन से ही इनकी शुरुआत हो रही है। तो नेक में आने वाले जो कंटेंट्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन किस तरह से होगी वो हम अभी देख लेते हैं रिलेशंस में। सबसे पहले पोस्टीरियर रिलेशंस में वर्टिब्रल कॉलम है, तो लेटरल साइड में दोनों साइड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंटीरियरली सामने की तरफ एक तो हमेशा याद रहने वाला है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया रहेगा और उसके साथ साथ ही रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये भी एंटीरियर रिलेशन में है। तो जब ईसोफेगस थोरेसिक पार्ट में आता है तो थोरेसिक पार्ट के अंदर इट पासेस डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट थ्रू सुपीरियर देन टू पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनम के अंदर से इसको पास ऑन होना है। तो ये इसका कोर्स रहता है कि सबसे पहले जब ये थोरेक्स के अंदर आएगा तो नीचे की तरफ जाने के बाद स्लाइट लेफ्ट ये डेविएट करता है, लेफ्ट साइड की तरफ ये थोड़ा मुड़ जाता है। तो जैसे ही थोरेक्स के अंदर एंटर होगा हमें पता है कि मिडिल पार्ट के अंदर क्या है, मीडियास्टिनम है। दोनों साइड लंग्स हैं उसमें लेटरल साइड में, और बीच में जो कैविटी है वो मीडियास्टिनम कैविटी है। तो मीडियास्टिनम के पार्ट्स भी हमने पढ़े हैं, हम जानते हैं इनके बारे में। जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है और एंटीरियर मीडियास्टिनम है, मिडिल मीडियास्टिनम है और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है। ठीक है, तो at the level of sternal angle it passes the aortic arch। तो aortic arch क्या है, जहां aorta ने अभी मोड़ लेना है। ठीक है, तो ये aorta का मोड़ जो है यहाँ पर है aortic arch। ये कहाँ होगी, sternal angle पे।
तो पिछली बार भी हमने बात की थी, पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। एंगल ऑफ लुईस क्या होता है? एंगल ऑफ लुईस, या हम कहें कि सेकंड कोस्टल कार्टिलेज पर क्या होता है? एंगल ऑफ स्टर्नम होता है, जिसको हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। तो उसके बाद ये पास ऑन होगा, पुशेस द ईसोफेगस अगेन टू मिड लाइन। ठीक है, तो एओर्टिक आर्च की वजह से ये क्या करेगा? ईसोफेगस को मिड लाइन की तरफ पुश करेगा। ठीक है, जो कि इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में भी मिड लाइन में ही होता है, लेकिन बीच के जो रास्ते हैं उसके बारे में जिक्र किया है कि सबसे पहले ये लेफ्ट की तरफ पास ऑन होगा, देन सुपीरियर और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के अंदर से गो थ्रू होगा, और स्टर्नल एंगल पर क्योंकि एओर्टिक आर्च है जो कि ईसोफेगस को वापस मिड लाइन की तरफ मोड़ देगी। अब एब्डोमिनल पार्ट की बात आती है। एब्डोमिनल पार्ट इसका बहुत ही छोटा होता है, अराउंड 1.25 सेंटीमीटर का ये पार्ट रहता है। ठीक है, जिसमें ईसोफेगस को सिर्फ इस डायाफ्राम मसल को, ये जो डायाफ्राम मसल है इसको पियर्स करना है और आगे चल कर के स्टमक से मिलना है। ठीक है, तो ईसोफेगस एंटर्स इन द एब्डोमेन थ्रू ईसोफेगल ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम एट T10 वर्टिब्रल लेवल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है कि ईसोफेगस डायफ्राम को किस वर्टिब्रल लेवल पर पियर्स करता है, तो ये T10 है। इसके साथ ही दो तीन चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा ये किस लेवल पर डायफ्राम को पियर्स करती है, क्योंकि इसने नीचे से आना है सारी सप्लाईज लेकर के। ठीक है, टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये आती है, तो ये T8 के लेवल पर, T8 के लेवल पर इन्फीरियर वेना केवा पियर्स करती है किसको? डायफ्राम को। और आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से एओर्टा ने भी आना है। ठीक है, जो कि थोरेसिक एओर्टा है, एब्डोमेन में आने के बाद एब्डोमिनल एओर्टा बन जाएगी। तो ये जो लेवल है ये T12 का लेवल है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर एओर्टा पियर्स करती है। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चंस ही बहुत पूछे जाते हैं जब कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें मेजर ओपनिंग्स हैं, चाहे वो एओर्टा है, चाहे ईसोफेगस है, चाहे इन्फीरियर वेना केवा है, ये किस वर्टिब्रल लेवल पर डायफ्राम को पियर्स करते हैं। तो 8, 10 और 12 जो हमारे इवन नंबर्स हैं इनसे ही हम याद रखेंगे, 8, 10 और 12। ठीक है, इस लेवल पर ये पियर्स करते हैं। तो रिलेशंस जब भी हम देखते हैं, एंटीरियरली जो हमारा ईसोफेगस है वो रिलेटेड होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से। तो देखिए ये जो खाली जगह है, ये जो हमारा राइट पार्ट है, यहाँ पर लीवर है, और लीवर के 2 लोब होते हैं। तो जो छोटा लोब है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ रहता है, इसलिए ये इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। और पोस्टीरियरली लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो पीछे की तरफ क्रस ऑफ डायफ्राम्स हैं। तो जब हम डायफ्राम पढ़ेंगे तब भी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि डायफ्राम ने अपने फाइबर्स को कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट किया है। ठीक है, तो जो इनका ओरिजिनेशन है वो बिल्कुल अलग रहता है, वो कोस्टल पार्ट से भी होता है, कुछ स्टर्नल पार्ट भी होते हैं, और लंबर वर्टिब्रे से भी इनके कुछ पार्ट्स आते हैं। तो जो ये नीचे की तरफ आपको पार्ट्स दिखेंगे जहाँ से डायफ्राम का ओरिजिन हो रहा है, इनको हम जनरली क्रस बोलते हैं, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ पर भी जो रीजन होगा इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ईसोफेगस इज लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। इसकी डिटेल में चर्चा हम डायफ्राम के ऊपर एक नई वीडियो लेकर के आएंगे, वहाँ हम इसकी बात करेंगे। देन ईसोफेगल कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं? तो ईसोफेगस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस आपको 3 लेवल पर मिलती हैं। 3 जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि ईसोफेगस बाकी जगह से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट है। तो जो फर्स्ट इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो है फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन पे। ठीक है, फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन पे। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये फेरिंग्स और ईसोफेगस का जोड़ है। ठीक है, तो जहाँ ये जोड़ आता है वहाँ पर आपको हल्की सी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसकी एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। और दूसरा जो है, सेकंड जो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन है, व्हेन इट क्रॉसिंग विद एओर्टिक आर्च एंड देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस।
ठीक है, तो ये अभी भी हमने बात की पिछली स्लाइड के अंदर ही कि थोरैक्स के अंदर ईसोफेगस का कोर्स थोड़ा अटपटा है, ठीक है, जिसमें वो शुरुआत में जब थोरैक्स के अंदर एंटर करता है तो ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ मूव करता है, फिर सुपीरियर और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम को क्रॉस करता है, देन इसको एंगल या स्टर्नल एंगल पर आयोटिक आर्च मिलती है। तो जब ये आयोटिक आर्च से क्रॉस कर रहा होता है वहां पर क्या होती है, इसकी सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, और थर्ड मेन जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो इसकी जंक्शन जब स्टमक के साथ ये मिलता है, ठीक है। तो स्टमक के जंक्शन पर या स्टमक के साथ जब इसने मिलना होता है तो वहां पर भी ये स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसका क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन तीनों ही कॉन्स्ट्रिक्शंस का, ठीक है। जब हम क्लिनिकल्स की बात करेंगे तब हम इस बारे में भी चर्चा दोबारा करने वाले हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो इसके जो अपर 1/3 पार्ट में है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, और मिडल थर्ड पार्ट में थोरेसिक एओर्टा इसको डायरेक्ट ब्रांच देती है, थोरेसिक एओर्टा की सप्लाई है, और लोअर 1/3 पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच जो है वो ईसोफेगस को चली जाती है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो सियोलिक ट्रंक की एक ब्रांच है, ठीक है। तो सियोलिक ट्रंक की 3 ब्रांचेस हमने अभी से याद कर लेनी है, जिसमें एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, दूसरा स्प्लेनिक आर्टरी है, और तीसरा इसमें कॉमन हेपेटिक आर्टरी आती है, ठीक है, या हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं उसे। वेनस ड्रेनेज जनरली अपर पार्ट में जैसी हमारी आर्टरी है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, उसी तरीके से इंफीरियर थायराइड वेन्स होती हैं। मिडिल पार्ट के अंदर एजाइगस वेन्स होती हैं, और लोअर थर्ड पार्ट के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, एक ब्रांच है पोर्टल वेन की, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक अलग नाम जो है वो एजाइगस वेन है, ठीक है, जो कि थोरैक्स के अंदर है, मिडिल 1/3 पार्ट में है। बाकी जिस तरीके की आर्टरी होती हैं जनरली उसी तरीके की वेनस ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं। नर्व सप्लाई में इसको सिंपैथेटिक ट्रंक से सप्लाई मिलती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेगस नर्व इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। इंफीरियर टू द रूट ऑफ लंग्स द वेगस नर्व ज्वाइन द सिंपैथेटिक नर्व टू फॉर्म ईसोफेजियल प्लेक्सस, ठीक है। तो ईसोफेजियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है रूट ऑफ लंग्स के नीचे की तरफ, जहां वेगस नर्व सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ ज्वाइंट होकर के ईसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे स्टमक, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट्स, जेजुनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम, etc. Thank you very much and keep watching.